स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। पिछले वीडियोस में हमने सेंटेंसेस वाक्य के बारे में बात करी थी और उसके दूसरे हिस्से में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के एक हिस्से के बारे में जिसका मतलब है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, डू बी, टू हैव, टू डू, इसके बारे में बात करी थी और मैंने उसमें वायदा किया था कि मैं सेपरेटली वर्ब्स के बारे में बात करूंगा। वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। आज उसी वर्ब के दूसरे हिस्से के बारे में बात करने वाला हूं जिसे मॉडल्स, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, भावसूचक क्रियाएं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि वर्ब मतलब कि एक्शन क्रिया, एक्शन यानी कि क्रिया जो काम होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला है उस इंसान के पास क्या है, दूसरा है वो इंसान क्या करता है, तीसरा वो इंसान क्या है। ये सब आते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, प्राथमिक सहायक क्रियाओं में। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो सारी क्रियाएं आपको भावनाओं के बारे में बताएंगे और ये मॉडल्स का वीडियो 3 या 4 हिस्सों में बनने वाला है। अंत तक देखिएगा, एक एक हिस्से को पूरी तरीके से देखिएगा और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या कोई बात आपके लिए अधूरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम आपके सवालों का जवाब अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि भावसूचक क्रियाएं और इसमें आज हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के बारे में और वो भी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज आपसे बात कर रहे हैं वो हिस्सा जो बच्चों के काम आता है। हम यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम्स के हिस्सों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हम डिटेल में इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ये चीजें कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे इन्हें ट्रेस किया जाता है। कैन का मतलब भी सकता है, कुड का मतलब सका, मे का मतलब भी सकना, माइट का मतलब सका, शैल का मतलब चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कैन, कुड, मे, माइट का मतलब सेम है, सकता है या सका, लेकिन इनके इस्तेमाल में, इनके यूजेस में बहुत फर्क आता है। खासतौर से ये दो शब्द कैन और मे 90% अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। एक जनरल सब्जेक्ट जो बच्चे को सबसे पहले स्कूल में जाते ही सिखाया जाता है, वो कहते हैं बेटा क्लास में कैसे आना है, ये हर एक टीचर सिखाता है और वो लाइन होती है मे आई कम इन। मिस इधर भी आ सकता है और उधर भी ले सकते हैं, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मे आई कम इन मैम, हम एक बेसिक सेंटेंस को ले लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत मे से हुई। अब इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई कम इन, मैं आ सकता हूं, कम मीन्स आना, मैं आता हूं, इन अंदर, मैम, मैं अंदर आता हूं मैम। लेकिन मे के कारण एक ही शब्द के दो मतलब हो गए। पहले तो इसका मतलब हो गया क्या, क्योंकि ये परमिशन ले रहा है, और दूसरा इसका मतलब हो गया सकता। तो ट्रांसलेशन इस पूरे वाक्य की बन जाएगी क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम, यहां परमिशन के लिए इस्तेमाल हुआ मैं। अब जरा इसी का दूसरा एग्जांपल देख लें, आई मे, इट मे हैपन। अब यहां पर देखिए, हैपन का मतलब होना, किसी चीज की घटना का घटना। इट का मतलब यह घटना, में आ रहा है बीच में, फिर सकता, यह घटना घट सकती है। वहां पर भी सकना, यहां पर भी सकना, लेकिन इस सकने का और कैन के सकता और सकने में बहुत फर्क है। उसी बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का अभ्यास, आज का अध्याय। और आज का हमारा पहला वर्ड है कैन और कुड। कुड पास्ट फॉर्म है कैन की, इसका मतलब कैन प्रेजेंट फॉर्म है। इसका मतलब वर्तमान काल में अगर मुझे बात करनी है किसी भी चीज पर तो मैं कैन का इस्तेमाल करूंगा। अगर पास्ट टेंस में बीते हुए समय के बारे में बात करनी है या बीते हुए एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है
तो मैं कुड का इस्तेमाल करूंगा। तो कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पावर और एबिलिटी में कुड का इस्तेमाल भी वहां हो सकता है, परमिशन में भी कुड का इस्तेमाल हो सकता है, नेचर बताने में भी कुड का इस्तेमाल हो सकता है। और ये चौथा शब्द जो मैंने बी एबल टू लिखा हुआ है, ये कैन को रिप्लेस कर सकता है। इसके बारे में हम इन दोनों को पढ़ने के बाद समझेंगे कि कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पावर और एबिलिटी की। एबिलिटी योग्यता, पावर मीन्स शक्ति, किसी के सामर्थ्य, किसी की योग्यता के बारे में। ही कैन गो देयर, वो वहां जा सकता है। शी कैन हैंडल इट, वो इसे संभाल सकती है। कैन का इस्तेमाल यहां पर उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी के लिए। परमिशन, आज्ञा देने के लिए। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो आज्ञा, अगर आप कोई आपसे आज्ञा लेता है तो आप आज्ञा जब देंगे, उसे परमिशन जब देंगे तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इंग्लिश, जैसे शुरुआत से कहा जाता है, इंग्लिश दो तरीके की होती है, फॉर्मल इंग्लिश एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश जो हम ऑफिस में बोलते हैं अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के अंदर जब हम बातें करते हैं तो हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर हमारी इंग्लिश में वो सारे भाव आ जाते हैं जहां पर हम इनफॉर्मेलिटी, बहुत ओपन अपनेस के नाम। तो वहां पर कैन के इस्तेमाल में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उसके बारे में हम जब हम डिफरेंसेस के रूप में बात करेंगे तब बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था परमिशन की, कि जब हम किसी को परमिशन देते हैं तब हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन स्लीप हियर, तुम यहां सो सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। परमिशन दे रहे हैं हम उसे कि तुम सो सकते हो, तुम जा सकते हो। अगर हम किसी के नेचर की बात करें, he can crack joke on you, he can bluff, make joke of you। वो धोखा दे सकता है, वो मजाक उड़ा सकता है, वो ऐसा कर सकता है, उसका नेचर बताने के लिए। अब एक दोबारा से मैं सेंटेंस को ले रहा हूं, ही कैन राइड अ साइकिल, ही कैन राइड अ साइकिल, बी एबल टू, बी का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर इसका मतलब ही के मुताबिक इज ले लेते हैं। इज एबल टू राइड अ साइकिल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो साइकिल चला सकती है, इज एबल टू, वो साइकिल चला सकता है, सॉरी, ही इज एबल टू राइड अ साइकिल, उसके अंदर साइकिल चलाने की योग्यता है, एबिलिटी, एबल टू। अब ये यहां पर क्यों आता है, तो इसको याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में बात करें तो कहना आएगा, पास्ट में बात करेंगे कुड आएगा। अगर कहीं पर एबिलिटी की बात आ जाती है तो हम किसी भी टेंस में बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, प्रेजेंट फॉर्म में कैन आ रहा है, पास्ट फॉर्म में कुड आ रहा है। हर टेंस में आप बी एबल टू फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन देने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है, पावर और एबिलिटी शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर, वो कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, वो एक साइकिल चला सकता है। किसी का नेचर दर्शाने के लिए कि वो धोखा दे सकता है, वो मजाक उड़ा सकता है। और एबल टू के बारे में भी हमने यहां बात करी। अब हम बात करेंगे कुड की, कि कैसे कैन और कुड में फर्क नजर आता है और कैसे कुड का इस्तेमाल
किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुड की। कुड का जिसका ट्रांसलेशन होता है सका, कैन का ट्रांसलेशन होता है सकता है। इसका मतलब कैन है प्रेजेंट और कुड है पास्ट। कैन है वर्तमान काल, कुड है भूतकाल। कुड का इस्तेमाल मैक्सिमम अधिकतर हम वहां करते हैं जिन वाक्यों के अंत में सका है, सका शब्द आता है। जैसे मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका, मैं उसको ना नहीं कर सका, वो मेरे को ना नहीं कर सका। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं उसको ना नहीं कर सकता, वो मुझे जवाब नहीं दे सकता। मैं उसको मना नहीं कर सकता, वो मेरे को मना नहीं कर सकता। सकता, कैन, सका, कुड। कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैक्सिमम टाइम हम परमिशन के लिए करते हैं। कैन का मतलब होता है आप ये कर सकते हैं, आपको ये अथॉरिटी है। यू कैन पार्क योर कार हियर। लेकिन अगर हम इससे और फॉर्मल कर दें तो इसको पूछने का तरीका बन जाएगा, कैन आई पार्क माई कार हियर। इसका दूसरा तरीका अंग्रेजी में जो सुनाई देता है अक्सर, जो बहुत फॉर्मल इंग्लिश में है, मे आई पार्क हियर माई कार। अक्सर ऑफिसेस में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लिखा होता है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, GRE गेस्ट रिलेशन या रिलेशनशिप मैनेजर्स, उनकी बोर्ड पर लिखा होता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। कई जगह अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे और कैन में थोड़ा सा फर्क है, उसको हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगर आपने किसी बात को बहुत पोलाइटली बोलना है, बहुत नम्रता के साथ बोलना है, या ये मान लीजिए कि जिसमें आपकी अर्जेंसी या जरूरत या पोलाइटनेस नजर आती है, वहां पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन यू लेंड मी 10 रुपीज, क्या आप मुझे 10 रुपए दे सकते हैं। कुड यू लेंड मी 10 रुपीज। कैन थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, कैन और मे। कुड बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है। उसका नेक्स्ट है पास्ट एबिलिटी, एक ऐसी चीज, एक ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर, एक ऐसी योग्यता जो आप कर सकते थे या आप करते थे। When I was young, please don't write small. स्मॉल ना लिखें, स्मॉल शब्द का इस्तेमाल गलत है। जब भी आप अपने छुटपन के बारे में बात करेंगे, या तो यंग लिखें या किड लिखें। बेहतर होगा किड को भी छोड़ के और अच्छा वर्ड अगर आप ले तो सिंपल वर्ड में चाइल्ड लिखें। When I was a small child, स्मॉल वर्ड सही नहीं है, स्मॉल चाइल्ड बेहतर है। यंग लिखें, बेहतर है किड लिखें, When I was a kid। और ये कॉन्टिनेंटल इंग्लिश का डिफरेंसेस है। एक जनरल मिस्टेक जो अक्सर हम बोलने वाले करते हैं वो है स्मॉल बोलते हैं। When I was small, मैं जब छोटा था। स्मॉल एंड लॉन्ग ये आपकी लेंथ को दिखाता है, आपकी उम्र को नहीं, इसलिए स्मॉल का इस्तेमाल यहां पर गलत माना जाएगा। When I was young, जब मैं छोटा था, I could climb the tree। यहां पर यंग का मतलब जवानी से कई लोग ले लेंगे, जब मैं जवान था। I could climb the tree, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता। दूसरा है the patient tried to speak, मरीज ने बोलने की कोशिश की। ट्राइड टू स्पीक, उसने कोशिश की, बट कुड नॉट। यहां पर ही मिसिंग है, आप चाहो तो ही लिख सकते हैं।
बट ही कुड नॉट, लेकिन वो बोल नहीं सका। एबिलिटी, पास्ट टेंस, भूतकाल। दूसरा है पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना, लेकिन पास्ट में। इफ शी हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, शी कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सकती थी। He could write neatly, वो अच्छे से लिख सकता था। If he desired, अगर वो चाहता। पॉसिबिलिटी है, वो लिख सकता था, बट अगर वो चाहता, उसने चाहा नहीं इसलिए वो लिख नहीं पाया। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बी एबल टू की, मैं फिर इस सेशन में बात कर रहा हूं। कैन के बारे में जब बात करते हुए, माफी चाहता हूं वीडियो में नहीं, कैन के बारे में बात करते हुए हमने बात करी थी बी एबल टू के। कैन के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इज ए मार्क का इस्तेमाल करते हैं विद एबल टू। और जब हम कुड की बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। सेंटेंस कुड के ऊपर बना होगा और उसमें हम वॉज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। कुड की जगह वॉज या वर एबल टू। He can lift 100 kg. Can means is. If I say I, अगर मैं I लिखता हूं तो मैं लिखूंगा I am। अगर मैं लिखता हूं they तो आ जाएगा are। they के साथ are, he के साथ is, I के साथ am, able to lift 100 kgs। कैन की जगह अगर हम बी एबल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहां पर लगा दूं कुड तो हम लगाएंगे वॉज या वर। बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर, ही सिंगुलर है वॉज, आई सिंगुलर है वॉज, बाकी सेम रहेगा एबल टू। दे कुड लिफ्ट 100 kgs, वो 100 kgs उठा सकते थे। दे वर एबल टू, वो उठाने के लायक थे। ही वॉज एबल टू, वो उठाने के लायक था। आई वॉज एबल टू लिफ्ट 100 kg, मैं 100 kg उठाने के लायक था। तो ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात करता है। कुड, उसी को दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम वॉज या वर एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मे और माइट की। मे प्रेजेंट फॉर्म है, माइट पास्ट फॉर्म है। मे परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, टू टेक परमिशन। मे परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे अक्सर यही सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन मैम। टीचर का आंसर होता है यस यू मे। परमिशन ली गई, परमिशन दी गई। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जो एक कॉमनली यूज किया जाने वाला रिक्वेस्ट के लिए वर्ड है, वो है मे। मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तीसरा है पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना। लेकिन
मे का इस्तेमाल तब होता है जब चांसेस ज्यादा हैं, जब किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा हो तब कैन, पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी, कैन जो पॉसिबिलिटी है वो एबिलिटी वाला है, कैपेबिलिटी वाला है। ये पॉसिबिलिटी, द स्काई इज क्लाउडी, बादल, आसमान में बादल है, इट मे रेन टुडे, इसलिए आज बारिश हो सकती है, चांसेस ज्यादा हैं। ही मे विन द प्राइज, उसके पुरस्कार जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। गुड विशेस एंड डिजायर्स, जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हो, आप चाहते हो कि ऐसा हो, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम चिरंजीवी हो, तुम दीर्घायु हो। पर्पस, जब हम किसी काम को किसी पर्पस के साथ कर सकते हैं, करते हैं। और ग्रामर में अक्सर एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला पार्ट है सो दैट। जब हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं तो मे आता है। अलग अलग सेंटेंसेस में हम आगे अगले आने वाले वीडियोस में इसके इस्तेमाल को देखेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं ही वर्क्स सो हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सो दैट, ताकि ही में अर्न गुड मनी, ताकि वो एक अच्छी कमाई कर सके, एक अच्छी इनकम ले सके। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके। पर्पस है। अब मैं एक बार फिर बात करना चाहूंगा, मे टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए, मे टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, जहां पर किसी चीज की होने की संभावना है, इसको कई किताबें फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के रूप में कहती हैं। गुड विशेस और डिजायर्स के लिए, पर्पस के लिए, जहां पर पर्पस शेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे माइट की। माइट का इस्तेमाल मे के पास्ट फॉर्म में ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं माइट के बारे में। माइट मे का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब जहां पर मे का इस्तेमाल होता है वहां पर माइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ हर सेंटेंस में अगर आप पढ़ेंगे माइट के तो उसमें चांसेस के ऊपर आता है, संभावनाएं जो है वो शब्द बहुत बार दिखाई देगा। पॉसिबिलिटी में भी, प्रोबेबिलिटी में भी, एबिलिटी में भी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में भी, पर्पस में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर माइट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो तो कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं, शी वर्क्स सो हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, सो दैट शी मे विन द प्राइज, ताकि वो जीत सके। शी वर्क्स सो हार्ड, पास्ट फॉर्म में आ गया है, सो दैट शी मे का माइट हो गया। अगर इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट है, देखिए जरा। दूसरी चीज है, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हैवीली, आसमान साफ है लेकिन बहुत तेज बारिश हो सकती है। संदेह है, डाउट है। तो पहली चीज है पर्पस, पास्ट में बात कर रहा हूं। दूसरा है डाउट अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर इवेंट्स, संभावना है। ही हैज नॉट प्रॉमिस्ड, उसने मेरे से वायदा नहीं किया है, बट ही माइट लेंड मी मनी, लेकिन वो मुझे पैसा दे सकता है। डाउट है उसे, संभावना। आई माइट विन द प्राइज, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा कि मैं प्राइज जीत सकता हूं। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल रिजल्ट है। इफ वी डू नॉट हायर अ कैब और टैक्सी, कैब और टैक्सी जो वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, अगर हम टैक्सी या कैब को हायर नहीं करते हैं, वी माइट मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है।
अगर हम हायर नहीं करते हैं तो हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। मेरे टीचर ने कहा है कि मैं प्राइज जीत सकता हूं, ये पॉसिबल रिजल्ट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, में चांसेस ज्यादा, माइट चांसेस कम, वो यहां पर है। टीचर का ये मानना है कि तुम भी प्राइज जीत सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, बट दूसरों से कंपेयर किया है तो तुम्हारे चांसेस थोड़े कम हैं, पर तुम जीत सकते हो, एक भरोसा जता रहा है वो। इनडायरेक्टली किसी को नेगेटिव बनाने से बेहतर है उसको एक पॉजिटिव अश्योरेंस देना। यहां पर तो टीचर वही काम कर रहा है, यू माइट विन द प्राइज, तुम प्राइज जीत सकते हो। और ये पॉजिटिव बूस्ट कई बार कई बच्चों को विनर से ऊपर ले जाता है। तो एक बार फिर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मे प्रेजेंट फॉर्म में आता है, माइट पास्ट फॉर्म में आता है। पर्पस, डाउट, एबिलिटी, पॉसिबल रिजल्ट, फ्यूचर इवेंट्स। अब मैं आखिर में एक चीज जो मैंने वीडियो की शुरुआत में नहीं बोली थी, वो इंटेंशनली नहीं बोली थी, कि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा हर वीडियो में हम बात करते हैं, मैक्सिमम क्लासेस में पढ़ाते हुए टीचर सबसे पहले बात शुरू करता है उसकी परिभाषा से। आज मैंने परिभाषा को शुरुआत में नहीं लिया, आज मैंने सिर्फ उसकी बात करी और अपने इस चैप्टर को शुरू किया, इंटेंशनली किया। मैं 4 शब्दों को आपको समझा चुका हूं, यहां पर हम 4 शब्दों को समझ चुके हैं। पहला है कैन और कुड, दूसरा है मे और माइट। और इनको अगर हम समझ रहे हैं तो हमने एक चीज देखी होगी, ये भावनाओं को दिखाते हैं, इसलिए इन्हें भावना सूचक कहते हैं। भावनाएं मतलब परमिशन, आज्ञा लेना या देना। एबिलिटी किसी की योग्यता या कैपेबिलिटी, आप कैसा भी वर्ड शब्द इस्तेमाल करें। कई जगह रिक्वेस्ट, कई जगह अभी आपने देखा इसको पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। तो प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये भावनाओं को दिखाता है, किसी की ताकत, किसी की कमजोरी, किसी की योग्यता, किसी की अयोग्यता, किसी से रिक्वेस्ट करनी, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, भावना सूचक, भाव सूचक क्रियाएं बोला जाता है। यहां पर किसी चीज के भाव, किसी चीज की योग्यता, इस तरीके के शब्दों की बात की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, कैन और कुड की हम बात कर चुके हैं, मे और माइट की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शैल और शुड की। अब हम बात करने वाले हैं शैल और शुड की। शैल और शुड की बात शुरुआत करने से पहले मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। शैल और विल हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की। उनका इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में कैसे होता है वो जब हम टेंस के बारे में बात करेंगे वहां पर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो टेंस में शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन हम प्रोनाउन के में इसके बारे में बात कर चुके हैं एक छोटे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में, कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, उसका इस्तेमाल हम शैल फ्यूचर टेंस में करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। अगर शैल के पहले सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाए तो वो प्रॉमिस दिलाएगा, प्रोबेट करेगा, मना करेगा, कंपल्शन, कंपल्सरी करेगा, आपको ऐसा करना ही है, आप फोर्स्ड हैं, डिटर्मिनेशन, आपकी कैपेबिलिटी, आप ये कर सकते हैं, आपने मन बना लिया है, कमांड, आदेश, बाइंडिंग्स, आप बंधे हुए हैं। अगर ये सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ आता है। अगर शैल फर्स्ट पर्सन से पहले आ जाता है तो ये किसी की इच्छा जानने की बात करता है, आप किसी की डिजायर, किसी की इच्छा जानना चाहते हो। अगर ये थर्ड पर्सन से पहले आ जाए या सेकंड पर्सन से पहले आ जाए, वैसे थर्ड पर्सन से पहले आ जाए, तो ये किसी की इच्छा के मुताबिक आप काम करना चाहते हो। तब एग्जाम्पल्स हम सबसे नीचे समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन आई शैल डू इट, मैं ऐसा करूंगा, ये फर्स्ट पर्सन फ्यूचर टेंस है।
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में विल का इस्तेमाल होता है, और जनरली अब शैल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस से ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन शैल और विल का इस्तेमाल क्योंकि हम ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडल्स पढ़ रहे हैं, हमें इसके मुताबिक ही करना होगा। अब हमारा सेकंड रूल कहता है कि अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है और शैल आ रहा है उसके साथ, तो वो प्रॉमिस या एश्योरेंस भरोसा दिलाएगा, प्रोहिबिशन मना करेगा, अगर नॉट आ जाए तो कंपल्शन दिखाएगा, आपको करना ही है, आपकी डिटर्मिनेशन को शो करेगा, आपको कमांड को शो करेगा। एग्जांपल देख लीजिए, आई से, मैंने कहा, मैं कहता हूं, शी शैल डू इट, उसे ऐसा करना चाहिए, ये आदेश है, उसे ऐसा करना पड़ेगा। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, वो अपने गलत बिहेवियर के लिए दंड पाएगा, उसे दंड मिलेगा। ही शैल पे यू ऑन मंडे, उसको मंडे तक आपको पैसा देना पड़ेगा। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है यहां पर, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन के साथ आ रहा है, थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है यहां पर देखिए, he shall work hard to achieve success, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए to achieve success, मेहनत पाने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसके अंदर, वो डिटरमाइंड है। अगर हम shall का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन से पहले करें, फर्स्ट पर्सन से पहले, जैसे अगर आपका फ्रेंड बीमार है, खुदा ना करे किसी का दोस्त बीमार हो, अगर आपका दोस्त बीमार है तो आप क्या बोलेंगे, शैल आई कॉल द डॉक्टर। और आजकल जो प्रचलित इंग्लिश है उसमें फेच का इस्तेमाल भी हो सकता है। शैल आई कॉल द डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, टू नो अदर्स विश, आप किसी की इच्छा जानना चाह रहे हो। शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बनाऊं, आप किसी की इच्छा जानना चाह रहे हो। अब मैं यहां पर इस्तेमाल करता हूं थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन में ही शी इट और किसी का नाम आता है, शैल अगम वेट फॉर यू, here shall agam wait for you। इसका ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें, क्या अगम को आपका इंतजार करना चाहिए, तो आप किसी की इच्छा जानना चाह रहे हो, डू यू वांट। थर्ड पॉइंट की दोबारा से समझते हैं, इसलिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा भी रब कर दिया है। शैल के साथ अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो हम किसी की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। शैल के साथ अगर थर्ड पर्सन आता है, ये इंटरोगेटिव वाक्य की बात कर रहा हूं, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। शैल अगम वेट फॉर यू हियर, अगम थर्ड पर्सन है। इससे पहले मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बोला था या लिखा था बोर्ड पर, शैल आई कॉल द डॉक्टर, फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ है तो मैं किसी की इच्छा जानना चाह रहा हूं, अगर थर्ड पर्सन के साथ है तो मैं किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। या कोई, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको और क्लियर हो जाएगी मेरी बात। शैल अगम वेट फॉर यू हियर, क्या अगम को आपका इंतजार करना चाहिए, डू यू वांट, क्या आप चाहते हो कि अगम आपका इंतजार करे, टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स विश, डिजायर, किसी की इच्छा के मुताबिक काम करने की इच्छा हो, टू नो अदर्स विश, किसी की इच्छा जानने की कोशिश और किसी की इच्छा के मुताबिक काम करने के लिए, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर मुझे मना करना है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम shall not का इस्तेमाल करेंगे। You shall not attend the party, she shall not speak loudly। ध्यान दीजिए, फिर मैं एक बात कह रहा हूं, will और shall टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ वर्ब आती है। अटेंड, स्पीक मेन वर्ब है, लेकिन मॉडल्स में इनके नियम थोड़े से बदल जाते हैं, ये रिवर्स में आ जाते हैं, और जैसे ये रिवर्स में आते हैं इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं।
हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे विल और वुड की, तब हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अभी इस फर्स्ट वीडियो में आपके साथ मोडाल्स के शैल और शुड की। तो शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है फ्यूचर टेंस में। अगर वो सेकंड पर्सन के साथ आ रहा है तो वो डिटर्मिनेशन, कमांड, बाइंडिंग्स का बारे में बात करेगा। हम उसके बारे में बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन के रूप में आए फर्स्ट पर्सन के साथ, तो वो किसी की इच्छा जानने की कोशिश करता है। Shall I prepare a cup of tea for you? क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बनाऊं? हम किसी की डिजायर, किसी की विश जानना चाहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है जिसकी विश हम जानना चाहते हैं। नो, हम फर्स्ट पर्सन के साथ, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, मैं किसी की इच्छा जानना चाह रहा हूं। Shall I, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर shall आता है तो वो किसी की इच्छा जानने की कोशिश करता है। अगर वो थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है shall I come wait for you, क्या अगम आपके लिए इंतजार करे? डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो कि अगम आपके लिए इंतजार करे? अगर वो थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है तो वो किसी की इच्छा के मुताबिक काम करना चाहता है। और अगर आप मना करना चाहते हैं, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में प्रोहिबिट करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे shall not का। You shall not attend the party, she shall not speak loudly, तुम्हें पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए, तो उसे जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं should की। अब हम बात करने वाले हैं should की। should का मतलब भी करना चाहिए होता है। shall का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ shall। जब ये पास्ट फॉर्म में आता है shall, should, तो पर्पस बताते वक्त ये माइट को सेंस करता है। इसके बारे में हम एग्जांपल में बात करेंगे। सबसे पहले शुड ड्यूटी, कर्तव्य के बारे में बात करता है। ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी जो हमारी है उसके बारे में बात करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व क्या है। एडवाइस, ये सलाह देने, सलाह लेने, सजेशन। माइल्ड कमांड, किसी को प्यार से अगर आप आदेश देते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिकल नेसेसिटी, जहां पर जरूरत है, जहां पर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना। प्रिजम्पशन, एक अनुमान जब लगाया जाता है। कंडीशनल्स में, इसलिए मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है लेस्ट। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन एग्जाम्स में और हायर क्लासेस में बहुत बार यूज होने वाली चीज है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, इसलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल। ये कंडीशनल्स है। जब हम कंडीशनल्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम डिटेल से समझेंगे इन सभी चीजों को। एक बार फिर, शुड ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, मॉरल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है। शुड कई जगह माइट का सेंस देता है अगर वो पर्पस की बात कर रहा है। ये एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, माइल्ड कमांड के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रिजम्पशंस के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शुड के एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला एग्जाम्पल है, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है हमारा कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां पर मैंने रिच पीपल नहीं लिखा, यहां पर मैंने पुअर पीपल नहीं लिखा, क्योंकि अगर किसी भी कॉमन या एडजेक्टिव कह लीजिए कि आगे द आ जाता है तो उसके आगे आपको प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात हम नाउन में कर चुके हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, एक उम्मीद है, एक आशा है। यू शुड वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, और
यहां पर एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हो, ऑन टाइम, इन टाइम, आप कुछ भी लिखिए। तो ये हमारा माइल्ड कमांड है, एक नम्र आदेश है। एक बच्चे को एक टीचर, एक माँ, एक बाप अपने बेटे को, बेटी को, जिसको अच्छा मानता है, जिसको रेस्पेक्टेबल नजर से देखता है, वो कह सकता है, एक माइल्ड, एक नम्र आदेश दिया जा सकता है कहते हुए कि तुम्हें अपना काम रोजाना करना चाहिए, टाइम पर करना चाहिए। ही शुड बी रीडिंग नाउ। मैंने यहां पर स्लैश लगाया हुआ है, शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो इस वक्त पढ़ रहा होगा। उम्मीद है, एक आशा है, एक संभावना है। He should be worried about us। अब देखिए यहां पर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई तो प्रोबेबिलिटी है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आ गया तो वो प्रिजम्पशन है, एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है वो मेरे बारे में चिंतित होगा, उसे मेरे बारे में चिंतित होना चाहिए, उन्हें हमारे बारे में चिंतित होना चाहिए। अस, द पीएन शुड रिंग द बेल। एक पर्सन अपॉइंट किया गया है, उसकी ड्यूटी है, पीएन की ड्यूटी है बेल करना। यहां पर शुड मस्ट जैसा दिखाई जरूर दे रहा है, मस्ट और शुड में एक फर्क है, वो हम मस्ट के बारे में जब बात करेंगे तब हम समझेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। तुम्हें अपने सामानों को संभाल कर रखना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सामान को संभाल कर रखें। नेक्स्ट है, वी सेड दैट, हमने कहा, दैट दे शुड रीच ऑन टाइम, कि उन्हें टाइम पर आना चाहिए। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर ड्यूटी टू कम ऑन टाइम, बिकॉज वी हैव कमांडेड देम टू डू, हमने उन्हें आदेश दिया है। वॉक स्टेडली, संभल कर चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड स्टम्बल, कि तुम लड़खड़ाकर गिर जाओ। मूव फास्ट, लेस्ट, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड मिस द बस, कि तुम बस को मिस कर दो, आपकी बस छूट जाए। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और एक जो मेन कंफ्यूजन रहा है उसके बारे में भी, जो हमने आज पढ़ा है उस बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कैन और कुड की, मे और माइट की, शेल और शुड की। ये तीनों भी मॉडल्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? वो जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। नंबर 1, इनके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये इनकी खास बात है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हेल्पिंग वर्ब है। पॉइंट नंबर 2, इनके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इनके साथ, अगर ये सिंगल हैं, अगर इनके साथ बी लग गया तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं। इनके साथ हैव लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है। लेकिन अकेला शुड है तो कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। तीसरी बात, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, इनका अपना एक मकसद है, ये कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, ये किसी ना किसी भावना को व्यक्त कर रहे होते हैं। ये कमांड के बारे में बात कर सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ये संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, संदेह के बारे में बात कर सकते हैं। ये इनका अपना पर्पस है, इसलिए एक पर्पस के साथ आते हैं। नंबर 4, अक्सर एक बात पूछी जाती है, मे और कैन में फर्क क्या है? दोनों का मतलब ही सकना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, में परमिशन गिवन होती है, आपको अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी लाइज, ये जो अधिकार है वो आपको दिया जाता है, आपको परमिशन दी जाती है। लेकिन अगर आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो कैन उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है जहां पर अथॉरिटी खुद उस पर्सन को होती है। आपको ऑलरेडी वो अथॉरिटी मिली होती है। जैसे एक ऑफिस में एक मैनेजर काम कर रहा है, वो अपनी गाड़ी से आता है, उसको अथॉरिटी है कि वो कंपनी के पार्किंग में गाड़ी लगा सकता है। यू कैन पार्क योर कार देयर, द मैनेजर कैन पार्क देयर हिज कार ओवर देयर, उसको ये अथॉरिटी है। लेकिन अगर एक वर्कर आता है या बाहर से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको परमिशन नहीं है, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब आपको परमिशन लेनी पड़ रही है और आपको कोई परमिशन दे रहा है, तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। जब आपके पास वो अथॉरिटी ऑलरेडी है, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पहले वीडियो में हमने बात करी है कैन और कुड के बारे में, मे और माइट के बारे में, शैल और शुड के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर कोई भी बात इस वीडियो को, हमारे वीडियोस को, हमारे जो आप सीख रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें इंप्रूव करना चाहिए तो जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में पहले से में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स, कुछ और मॉडल्स के बारे में। ऐसे ही 3-4 वीडियोस में हम बात करेंगे टोटल मॉडल्स के लिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।